नमस्कार। बक्कल कैविटी में हमारा अगला टॉपिक है टंग। इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका एक बेसिक सा डायग्राम है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, कहाँ पर क्या चीज होती है, किसका क्या काम होता है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले टंग को समझते हैं कि टंग है क्या चीज और कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन अपने पास बन जाते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा टंग। सबसे पहले मैं बात करूं इसके नेचर की कि टंग बेसिकली होता क्या है, इसका नेचर क्या है। तो आप सभी जानते हो टंग, मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। ये जो टंग मैं हिला पा रहा हूं बेसिकली ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। एक फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन है। इसके अटैचमेंट की बात करें तो ये ओरल कैविटी के फ्लोर पर अटैच्ड होता है। कहां पर अटैच्ड होता है? टू दी फ्लोर ऑफ दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर पर अटैच्ड होता है। किसके द्वारा? बाय अ फोल्ड। और उस फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फोल्ड को हम लोग बोलते हैं फ्रीनिलम। उस फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम नाम के फोल्ड से हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो फ्लोर की कैविटी पर अटैच्ड है या ओरल कैविटी के फ्लोर पर अटैच्ड है। इसके सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें, खास करके हमारा टंग का जो अपर सरफेस है, बेसिकली दो सरफेस होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। तो ये जो अपर सरफेस है इसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। इस पर काफी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। अपर सरफेस ऑफ द टंग, टंग की अपर सरफेस पर हमें कई सारे छोटे छोटे से प्रोजेक्शन, नॉर्मली तो हमको दिखते ही नहीं है, लेकिन अगर ठीक से माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। स्मॉल प्रोजेक्शंस, ढेर सारे छोटे छोटे से हमको यहाँ पर प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं इनको पेपिली बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पेपिली। ये जो छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस हैं इनको पेपिली नाम दिया जाता है। उसमें से कुछ के अंदर टेस्ट बड भी होते हैं, सम ऑफ विच कंटेन टेस्ट बड। इसमें से कुछ के अंदर हमें टेस्ट बड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इनमें से कुछ के अंदर हमें क्या है मिल जाएंगे? टेस्ट बड जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टंग बेसिकली क्या है? जीभ जो होती है, ये हम देख सकते हैं डायग्राम से ज्यादा तो अपने पास खुद के पास है। रियल में है तो उसको देख करके समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये टंग है। ये जो टंग है वो फ्लैट है, गोल तो है नहीं। देख सकते आप, टंग जो होती है वो कैसी होती है? टंग जो होती है बाबू फ्लैट होती है, ठीक है। मस्क्यूलर है, बिल्कुल साफ मस्क्यूलर है। तो टंग जो है वो फ्लैट है और एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। कैसे साहब दो पार्ट में कैसे? अब आप अपनी टंग में शीशे के आगे खड़े होकर के देखना, आपको वहां पर दो पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। दो पार्ट कैसे डिवाइडेड है इस इमेज में आप देख सकते हो। एक वी शेप की फरो होती है जिसको हम लोग सल्कस टर्मिनेलिस बोलते हैं। अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ आप देखो ये एक वी शेप की फरो है। ये आगे का जो पूरा की पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं ओरल पार्ट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओरल पार्ट बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, ओरल पार्ट। ये वी शेप की एक फरो जो आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग सल्कस टर्मिनेलिस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सल्कस टर्मिनेलिस बोलते हैं। तो हमारी जो जीभ है ना, वो यहाँ तक, ये नीचे का एक हिस्सा हो गया और पीछे का एक दूसरा हिस्सा हो गया। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो जो दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है वो किससे डिवाइड किया जा रहा है? एक बी शेप की फरो है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सल्कस टर्मिनेलिस। याद रखिएगा, सल्कस टर्मिनेलिस। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाता है बी शेप की फरो से, बाय दी वी शेप फरो। वी शेप की फरो से इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनेलिस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? जिसको हम लोग सल्कस टर्मिनेलिस के नाम से जानते हैं। तो वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक पार्ट तो है इसमें ओरल पार्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। आगे वाला जो हिस्सा है वो तो ये ओरल पार्ट है। आगे का जो हिस्सा, आगे का जो टू थर्ड पार्ट है वो है एंटीरियर टू थर्ड पार्ट। एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द
माउथ, या फिर हम बोले बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। आगे का जो हिस्सा है जीभ का, बल्कि जीभ तो पूरे मुंह में ही है, तो आगे का जो पार्ट है बेसिकली वो है। ठीक है, इसका जो फ्रंट मार्जिन है वो तो फ्री है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ये देखो किसी से अटैच नहीं है, फ्री है। फ्रंट मार्जिन जो इसकी है वो तो है भाई फ्री, कुछ भी नहीं है। और पीछे की अगर हम बात करें तो वो कनेक्टेड है किससे, सॉरी, फ्रंट मार्जिन फ्री है और किसके कांटेक्ट में है, टीथ और गम के कांटेक्ट में है, हमेशा दांतों के कांटेक्ट में रहेगी ये, और जो मसूड़े हैं उनके कांटेक्ट में रहती है, टीथ एंड गम। पीछे की बात तो अपन बाद में करेंगे ना जब दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिलहाल तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका फ्रंट मार्जिन जो है वो फ्री है और किसके कांटेक्ट में, टीथ और गम के कांटेक्ट में ही रहती है। दूसरा जो पार्ट है वो फेरेंजियल पार्ट है, पीछे वाला जो हिस्सा है सल्कस टर्मिनलिस के पीछे वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरेंजियल पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेरेंजियल पार्ट। आगे वाला हिस्सा ओरल पार्ट हो गया, पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट क्या है, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है ये है पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट, ये पीछे का पार्ट है। और ये बेसिकली कहां रहता है, ये फेरिंग्स वाले पार्ट में लोकेटेड है, लोकेटेड इन फेरिंग्स, ये फेरिंग्स वाले पार्ट में लोकेटेड है, इसलिए इसको फेरिंग्स पार्ट बोलते हैं। और अटैच्ड किससे होता है, फेरेंजियल वॉल से, एंड अटैच्ड विद द फेरेंजियल वॉल, फेरेंजियल बॉल, और फेरेंजियल बॉल से ये अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है, फेरेंजियल बॉल से अटैच्ड होता है। अब थोड़ी सी यहां पर सरफेस एनाटॉमी और पेपली वगैरह के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सरफेस एनाटॉमी ऑफ टंग, जो जीव है उसकी सरफेस एनाटॉमी के बारे में चर्चा करें। एनाटॉमी की बात की है, देखो हमारी जीव हो गई है, ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, ऊपर और नीचे, ठीक। ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, ये उसको बोलेंगे डोर्सल, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे वेंट्रल। तो इसमें जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस मतलब अंडर, अंडर पार्ट, या फिर हम बोलेंगे लोअर पार्ट, पीछे नीचे वाला जो पार्ट है वो, वहां पर किसी प्रकार की कोई पैपली नहीं होती है, नो पैपली, किसी भी प्रकार की कोई भी पैपली जो है वहां पर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी प्रोजेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट डोर्सल पार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो डोर्सल पार्ट है या डोर्सल सरफेस बोलो, पार्ट थोड़ी बोलेंगे उसको, जो डोर्सल सरफेस है यानी कि जो अपर सरफेस है, जीभ की जो अपर सरफेस है उसकी हम बात करें तो उसमें आपको ढेर सारे पैपली मिल जाएंगे, बहुत सारे रफ प्रोजेक्शंस मिल जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपली बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपली। काफी सारे रफ प्रोजेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी सारे रफ प्रोजेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपली बोलते हैं। अब ये पैपली कई प्रकार की हैं, जैसे जैसे एक होता है इसमें सरकम बैलेट या बैलेट, एक होता है सरकम बैलेट, या फिर हम बोलेंगे इसको बैलेट पैपली, एक होता है सरकम बैलेट या फिर हम बोले बैलेट पैपली। तो सरकम बैलेट पैपली सबसे लार्जेस्ट पैपली है, सबसे पहला पॉइंट, कप शेप के पैपली है, ये दूसरा पॉइंट। सबसे पहला तो भाई लार्जेस्ट पैपली है, दूसरा पॉइंट कि ये कैसे हैं, ये कप शेप के पैपली है। इनका शेप कैसा है बाबू, इनका शेप जो है वो कप शेप का है, और इनकी संख्या लगभग 8 से 12 के समथिंग है, बस ओनली 8 to 12 इन नंबर। कितने हैं, बस केवल 8 से 12 ही हैं। और ये कहां पर होते हैं, जो सल्कस टर्मिनलिस है ना, वी शेप का जो बताया था उसी के साथ, जैसे मान लीजिए ये भाई जीभ हो गई, ये पीछे का पार्ट हो गया, यहां पर ये है सल्कस टर्मिनलिस, तो इसी जगह पर ये प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही वी आकार में प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, और पैरेलली प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अरेंज्ड होते हैं इन अ वी शेप्ड रो, ये अरेंज्ड होते हैं वी शेप्ड रो में। वहां तो ज्यादा बन गए वैसे, 8 से 12 ही होते हैं, 8 ऊपर मान लो 8 नीचे मान लो, ऐसे ये वी शेप्ड रो में
सॉरी 8 ऊपर 8 नीचे तो 16 हो जाएंगे, टोटल ही 8 बार है, तो 4 ऊपर मान लो 4 नीचे, या 6 ऊपर 6 नीचे, वो सिर्फ मैंने आपको बताया है। तो ये बी शेप्ड की पैरेलल रो में अरेंज होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, पैरेलल होते हैं। और कहां पर होते हैं? ठीक जो सल्कस टर्मिनलिस है उसके ठीक नीचे, ये क्या है? सल्कस टर्मिनलिस। और ये वाले कौन से पैपिली हो गए? ये पैपिली हो गए वैलेट पैपिली, ये हो गए जी कौन से? वैलेट पैपिली, ये वैलेट पैपिली हो गए। तो जो सल्कस टर्मिनलिस है उसके ठीक नीचे या उसके ठीक सामने बोल सकते हो, जस्ट इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, और जस्ट इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस के ठीक सामने बेसिकली हमको ये सरकमबैलेंस वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे पैपिली पर, और वो दूसरे पैपिली कौन से हैं आपके? फंजीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली, ये दूसरे वाले हैं फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिली साइज में लार्ज होते हैं, राउंड शेप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ये लार्ज हैं, राउंड शेप के हैं और कई सारे नंबर में है, एक आधा नहीं है, न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कोई गिनती नहीं है। और ये मेनली कहां पाए जाते हैं? ये हमारे टंग के साइड में और एपेक्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं। मेनली कहां पाए जाते हैं? मेनली फाउंड इन दी साइड एंड एपेक्स पार्ट, साइड में और एपेक्स पार्ट में। यानी कि अगर ये टंग हो गई, ये उसका ये सल्कस पैपिली है, सॉरी ये सल्कस टर्मिनलिस है, यहां पर ये वैलेट पैपिली हो गए, ठीक है। तो यहां पर साइड में हमको देखने के लिए मिलेंगे और एपेक्स में हमको देख रहे हैं, साइड वाले पार्ट में और एपेक्स वाले पार्ट में हमको फंजीफॉर्म पैपिली देखने के लिए मिलते हैं। तीसरे हैं फिर आपके यहां पर फिलीफॉर्म पैपिली। तीसरे पैपिली कौन से हैं बाबू? फिलीफॉर्म पैपिली। ये जो है ये रहे आपके फिलीफॉर्म पैपिली जो तीसरे नंबर के हैं। फिलीफॉर्म पैपिली ये बहुत छोटे होते हैं, ये भी बहुत सारे होते हैं, कोनिकल और सिलिंड्रिकल होते हैं। एक तो भाई ये बहुत छोटे होते हैं और ढेर सारे, ऐसा कोई इनकी पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि इतने नंबर में हो, ढेर सारे हैं। साइज शेप कैसा रहता है? कोनिकल रहता है या फिर सिलिंड्रिकल रहता है, कोनिकल या फिर सिलिंड्रिकल शेप के हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये मेनली पाए जाते हैं एपेक्स वाले पार्ट में। ये मेनली कहां देखने के लिए मिलते हैं? मेनली पाए जाते हैं एपेक्स वाले पार्ट में, यहाँ एपेक्स वाले पार्ट में हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? इस चीज को याद रखना। ये जो आपका पार्ट था, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा, ये क्या है भाई आपका? ये ओरल वाला पार्ट है, और इसके पीछे का जो पार्ट है ये आपका फेरेंजियल वाला पार्ट है। ये जो है फेरेंजियल वाला पार्ट है। क्या इस फेरेंजियल वाले पार्ट में हमें कुछ देखने को मिलता है? नहीं, फेरेंजियल वाले पार्ट में हमें कोई भी पैपिली देखने के लिए नहीं मिलते। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ये जो फेरेंजियल वाला पार्ट है, क्या इस फेरेंजियल पार्ट में कोई पैपिली होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस फेरेंजियल वाले पार्ट में हमें कोई भी पैपिली देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ, इसमें छोटे छोटे से एलिवेशंस पाए जाते हैं जो कि लिम्फॉइड टिश्यू नोड्यूल्स होते हैं ना, उन वो अंडरलाइंग उनसे रहता है, उनको हम लोग मिलाकर के लिंगुअल टिश्यू बोलते हैं। बट लिंगुअल टिश्यू आर प्रेजेंट, ये आप लिख सकते हो, लिंगुअल टिश्यू आर प्रेजेंट। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लिंगुअल टिश्यू जो होते हैं ना, वो हमको यहां पर जरूर मिल जाएंगे। उनको कलेक्टिवली हम लोग लिंगुअल टिश्यू बोलते हैं। छोटे छोटे से लिम्फॉइड टिश्यू के नोड्यूल्स होते हैं, बेसिकली वो लिम्फॉइड टिश्यू के नोड्यूल्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं उनको? कलेक्टिवली लिंगुअल टिश्यू। उन्हीं को कलेक्टिवली लिंगुअल टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हिस्टोलॉजी की, कि भाई जो टंग है वो कैसी रहती है, उसमें क्या क्या रहता है, उसके बारे में चर्चा करें। हिस्टोलॉजी ऑफ टंग, कि भाई जो टंग है उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में हम लोग जाने। टंग जो होती है उसमें आपको ढेर सारी मेम्ब्रेन मिलेंगी। सबसे पहली जो मेम्ब्रेन हमको उसमें मिलती है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन।
कौन सी मेम्ब्रेन है? सबसे पहली जो मेम्ब्रेन हमको उसमें मिलती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये सरफेस पर सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जो नॉन कॉर्निफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपीथेलियम से कवर्ड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इसको याद रखना। नॉन कॉर्निफाइड, पहला शब्द तो क्या याद रखना है? नॉन कॉर्निफाइड। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपीथेलियम। नॉन कॉर्निफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपीथेलियम, इस म्यूकस मेम्ब्रेन इस यहां पर ऐसी पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर आप लिखेंगे टेस्ट बड। नेक्स्ट टेस्ट बड के बारे में चर्चा करें। टेस्ट बड ये ओवल शेप्ड के रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट के लिए होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप के, ओवल शेप के रिसेप्टर्स हैं। काय के लिए होते हैं ये ओवल शेप के रिसेप्टर? स्पेशली टेस्ट के लिए होते हैं। कहां पर होते हैं ये? इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं ऑफ द लेटरल वॉल। ये लोकेटेड होते हैं इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में, लोकेटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेटरल वॉल। जो लेटरल वॉल है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ही अपन को देखने को मिलेंगे। लेटरल वॉल भी कौन सी? ध्यान से सुनिएगा, पेपली जो हमने पढ़े थे, वैलिड पेपली और फंजीफॉर्म पेपली, उनकी लेटरल वॉल की बात हो रही है यहां पर। लेटरल वॉल ऑफ वैलिड एंड फंजीफॉर्म पेपली। जो वैलिड पेपली है और जो फंजीफॉर्म पेपली है, उनकी लेटरल वॉल के म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको ये टेस्ट बड देखने के लिए मिल जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे आपको मिलेगी फिर सब म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन मिलेगी आपको यहां पर? अब सब म्यूकस मेम्ब्रेन या सब म्यूकस लेयर भी आप बोल सकते हो। ये कहां पर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे, लोकेटेड बेनेथ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे हमको देखने को मिलेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे। इसके अंदर ढेर सारे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, और ढेर सारे ग्लैंड्स भी अपन को इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें हमको क्या क्या देखने को लिए मिलेगा? इसमें हमको ढेर सारे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हमको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हमको यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हमको ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलेंगी, नर्व्स देखने के लिए मिलेंगी, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, नर्व्स जो होते हैं ना वो देखने को मिलेंगी, और कई सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्लैंड्स में मैं आपको कुछ ग्लैंड्स बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक होता है इसमें सीरस ग्लैंड और एक होते हैं म्यूकस ग्लैंड। ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। ग्लैंड्स में हमें यहां पर म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड, ये दो चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। म्यूकस ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे और क्या देखने के लिए मिलेंगे? हमको सीरस ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे। इसी सीरस ग्लैंड को हम लोग ग्लैंड्स ऑफ एबनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंड्स ऑफ एबनर। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ एबनर। इसी को हम लोग ग्लैंड्स ऑफ एबनर के नाम से भी जानते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नियर द टेस्ट बड, और एक पानी जैसा वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो टेस्टिंग सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। तो ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फाउंड नियर द टेस्ट बड। जहां पर टेस्ट बड होते हैं ना, वहां के बिल्कुल पास में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस टेस्टिंग सब्सटेंस को। वो जो टेस्टिंग सब्सटेंस है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय सीक्रेटिंग वाटरी फ्लूइड। वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करके उसको टेस्ट बड, जो टेस्ट जो होता है, टेस्टिंग सब्सटेंस जो होता है, उनको फैला देते हैं जीभ के ऊपर। तो हमें पूरे जीभ पर जो है वो टेस्ट नजर आता है, और उसके बाद फिर उसको धो भी देते हैं। ऐसा नहीं रहता कि टेस्ट जो है वो हमेशा आता रहे, उस टेस्ट थोड़ी देर बाद वो टेस्ट हट जाता है,
तो उसको हटा भी देते हैं। भले ही आप उसको सलाइवा से ना हटाओ, या उसको आप अपने दांतों से कुरुद कर ना हटाओ, या पानी पी कर ना हटाओ, थोड़ी देर बाद टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो उसको धोने में यही काम करते हैं, वॉश देम आफ्टर सम टाइम। ये चीज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो वाटरी फ्लूइड जो है वो यहाँ पर सीक्रेट होता है, उससे ये टेस्ट जो होता है वो पूरी जीभ पर फैल जाता है, क्योंकि ये टेस्ट बड के ठीक बगल में होते हैं। फिर एक होता है यहाँ पर सब म्यूकस लेयर के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं मस्क्यूलेचर। तीसरी जो लेयर है वो है मस्क्यूलेचर। मस्क्यूलेचर ये होती है कहां पर? बेनेथ द सब म्यूकस लेयर। जो सब म्यूकस लेयर है उसके नीचे होती है मस्क्यूलेचर। मस्क्यूलेचर में यहां पर क्या है? मस्क्यूलेचर एक स्ट्रेटेड मसल फाइबर है। क्या है बेसिकली? ये एक स्ट्रेटेड मसल फाइबर है। ये एक स्ट्रेटेड मसल फाइबर है। कैसी मसल फाइबर है? स्ट्रेटेड मसल फाइबर। या हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री होती है बेसिकली, वॉलेंट्री नेचर की होती है। तो वॉलेंट्री नेचर की है, स्ट्रेटेड मसल फाइबर है, जो ओरिएंटेड होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है। ओरिएंटेड इन दी डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड रहेगी, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन रहेगा। जिससे क्या होगा भाई, जो डाइवर्स टंग मूवमेंट है ना, वो इसी की वजह से हो पाती है। टू अलाउ द डाइवर्स टंग मूवमेंट, हम लोग अपनी जीभ को अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। कभी घुमा देते हैं, कभी इधर कर लिया, कभी इधर कर लिया। ये डिफरेंट टाइप की जो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं वो बेसिकली इसी मस्कुलेचर की वजह से कर पा रहे हैं। स्ट्रेटेड मसल फाइबर है, वॉलेंट्री है हमारे कंट्रोल में, हम चाहे वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? कि हम उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें यहां पर फंक्शंस ऑफ टंग की। टंग का फंक्शन क्या है भाई? जीभ का सबसे बड़ा फंक्शन होता है झगड़े कराना। झगड़े की जड़ी बेसिकली ये जीभ है जो गलत तरीके से बोलती है। खैर ये तो वो अलग टाइप का फंक्शन हो गया। यहां पर हम बात करें किताबी फंक्शन की बात करें जो एग्जाम में आएगा, तो एक सबसे बड़ा फंक्शन है पहले तो इसका च्यूइंग और स्वेलबिंग। एक तो चबाना, सर चबाते तो दांत से हैं लेकिन इससे भी हम लोग काफी हद तक मदद मिल जाती है। और स्वेलबिंग, निगलना, ये दो काम इसके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं डेग्ल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेग्ल्यूशन बोलते हैं इसको, डेग्ल्यूशन, ठीक है सॉरी, डेग्ल्यूशन। च्यूइंग और सलविंग डेग्ल्यूशन का काम होता है। मतलब क्या रहता है बेसिकली, ये च्यूइंग करता नहीं लेकिन च्यूइंग में मदद करता है। अब जैसे खाना आपने खाया तो खाना अपने दांतों के बीच में रखा और चबाया, अब दांतों के बीच में चबाकर खाना अगल बगल में चला गया, तो वापस से उसको दांतों में कौन लाएगा? यही जीभ। तो ये जीभ क्या करती है? उस खाने को दांतों के बीच में, कई बार हमारी जीभ भी दांतों के बीच में बेचारी कट जाती है इसी चक्कर में। तो ये बेसिकली च्यूइंग करती नहीं है लेकिन च्यूइंग में मदद करती है। हेल्प इन द च्यूइंग बाय प्लेसिंग द फूड बिटवीन द टीथ। दांतों के बीच में खाने को रखने का काम जो है वो बेचारी जीभ ही करती है। इसके अलावा जो हमारे सलाइवा रिलीज होते हैं और जो लिंगुअल सीक्रेशन वगैरह होता है, उन सब के साथ भी खाने को मिक्स करने का काम भी यही करती है। इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा एंड लिंगुअल सीक्रेशन, और जो भी चीजें सीक्रेट होती हैं उसके साथ मिक्स करने का काम भी इसी का है। यही क्या करती है? सलाइवा के साथ और लिंगुअल सीक्रेशन के साथ इसको मिक्स करती है। और वहां पर आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त एक आधा डाइजेस्टेड, हालांकि उसको डाइजेशन नहीं बोलेंगे लेकिन हमने उसको एक टुकड़े में तोड़कर एक लड्डू टाइप का बना लेते हैं। खाना जब हम चबाते हैं उसमें ढेर सारा सलाइवा मिक्स हो जाता है और फिर एक लड्डू टाइप का बनता है हमारे मुंह में, उसको हम लोग निगल लेते हैं। तो वो जो लड्डू टाइप का बन जाता है, पेड़ा टाइप का जो बन जाता है, उसको कहते हैं बोलस। उससे क्या बनता है? वहां पर एक बोलस बनता है, टू फॉर्म अ बोलस। तो बोलस बनाने में हेल्प करती है हमारी जीभ। तो हमारी जीभ, हमने जो खाना खाया दांतों के बीच में उसको रखा, उसको चबाया, साथ साथ में सलाइवा और जो लिंगुअल सीक्रेशंस है वो उसमें मिक्स होते गए, और उसको निगलने से पहले जो सब्सटेंस, निगलने से पहले जो फूड की हालत होती है, जो एक गोल लड्डू जैसा बन जाता है, गोल का हो, वो पेड़ा टाइप का बन जाता है, उसको बोलस कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस, उसको हम लोग बोलेंगे। उसको हम लोग फिर क्या करते हैं? यहाँ पर निगलने का काम करते हैं, उसको हम लोग निगल लेते हैं। ठीक, तो ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन, अच्छा, निगलने में भी तो हेल्प करता है ये,
स्वेलिंग में भी हेल्प करेगा। ये क्या करता है, जो पोस्टीरियर टंग है ना, ये वहां पर उसको ये पुश करेगा फेरिंग्स में, जिससे वो अंदर चला जाएगा हमारी बॉडी। दूसरा आ जाओ टेस्ट सेंसेशन, ये तो हो गया भाई च्यूइंग का और स्वेलिंग का, जिसको हम लोग डेग्लूशन बोलते हैं। अब आ जाओ टेस्ट सेंसेशन, दूसरा जो फंक्शन है वो है टेस्ट सेंसेशन। जितना भी स्वाद है ना वो सब इसी जीभ की वजह से, जीभ ना हो तो कोई स्वाद भी ना होगा। इसी को गस्टेशन भी बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गस्टेशन। ये सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है टेस्ट के लिए, बाय द टेस्ट बड, एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन। जीभ जो होती है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है। कैसे, टेस्ट को डिटेक्ट करके, या कह सकते हैं टेस्ट के लिए सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है। फॉर द टेस्ट, किसके थ्रू, बाय टेस्ट बर्ड के थ्रू। टेस्ट बर्ड जो इसकी जीभ पर पाए जाते हैं, पेपली की लेटरल वॉल पर म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है। और तीसरा जो काम है वो है स्पीच, बोलने में हेल्प करती है, बोलने में हेल्प करेगी, स्पीच में काम करेगी। टंग मूवमेंट जो है वो बोलने के लिए बहुत जरूरी है, टंग मूवमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आवाज जो है वो जीभ से नहीं निकलती, आवाज तो यहां से निकलती है, फेरिंग से, साउंड बॉक्स से निकलती है। लेकिन स्पीकिंग, कोई भी शब्द जो हम बोल पा रहे हैं वो इस टंग की मदद से ही बोल पा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है ये, एसेंशियल फॉर द स्पीकिंग। ये बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है टंग। क्लियर, इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ये टंग वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।